कक्षा 10वीं में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट पेपर सेकंड लगाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन में था एक घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है। इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कक्षा 9वीं में सूत्र पढ़ रखा है हमने, 6 होता है यदि घन की कोर की लंबाई हो। घन आप जानते थे इस टाइप का घन होता था, इस टाइप का घन होता था। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि कोर की लंबाई ये है। हमें क्या दे रखा था, इसकी एक वर्गाकार जो फलक होती है इसका क्षेत्रफल दिया था हमें 6 वर्ग सेंटीमीटर, एक का दिया था। तो हम क्या करेंगे, हमें दिया था चूंकि ए वर्ग का मान 6 दे रखा था, तो 6 गुणे 6 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 वर्ग सेंटीमीटर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 36 सेंटीमीटर के ऊपर वर्ग लगा दिया, तो ये वाला आंसर होगा इसका। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, एक वर्गाकार कागज दे रखा है हमें। इस कागज को एक बार मोड़ेंगे हम, ये ऐसा दिखाया कि इस प्रकार मोड़ो, एक बार मोड़ रहे हैं। देखिए ये वर्गाकार कागज था, वर्गाकार कागज था मतलब कहने का मतलब ये था कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर थी, प्रत्येक कोण समकोण भी था। इस प्रकार कागज था, इसको एक बार ऐसा मोड़ना है, एक बार ऐसा मोड़ा। फिर वो क्या कहते हैं, ये बिंदुदार लाइन दी है, यहाँ से और मोड़ो, यहाँ से और मोड़ते हैं अपन। ये मोड़ा हमने, ये मोड़ा। क्लियर। इस जब कागज को खोला जाएगा तब उसमें नए आकार की कितनी भुजाएं होंगी, नए आकार की कितनी भुजाएं होंगी। इसको अपन देखिएगा, ये यहाँ से मोड़ दिया, यहाँ से मोड़ दिया और यहाँ से मोड़ने का था। एक बार तो यहाँ मोड़ना था और 2 बार ये मोड़ना था, बिंदुदार यहाँ से मोड़ना था हमें। अब देखना था हमें कि इसमें कितनी भुजाएं होंगी। लिखा कितनी भुजाएं होंगी, देखिएगा 1 भुजा 2 3, देखो आपको शायद दिख रही होंगी ये 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 5 और ये 6, देख रहे हैं आप। इस टाइप की आपको कितनी भुजाएं गिन रहे हैं अपन, देखिएगा। एक भुजा नीचे वाली हो जाएगी, 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं होंगी, देखो आप 8 भुजाएं दिख रही होंगी आपको। 1 2 3, यहाँ से गिनना या नीचे से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। नीचे से शुरुआत की थी हमने, कितनी भुजाएं होंगी इसमें अपनी, 8 भुजाएं होंगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 था, 2 बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, पर उनका आयतन बराबर है। आयतन कैसा है, बराबर है। उन बेलनों के आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं बेलन इस टाइप से होता है, इस टाइप से बेलन होता है। हम मान ले रहे हैं इसकी ऊंचाई h है, छोटा वाला है जिसकी ऊंचाई बड़ा h है। इसकी त्रिज्या हम मान ले रहे हैं, ये त्रिज्या कहलाती है, छोटा r है। इसकी त्रिज्या क्या है, हम मान ले रहे हैं बड़ा r है। क्लियर। ये ऊंचाई यहाँ जहाँ तक की होती है, ये ऊंचाई थी। ठीक है। अब आधार क्या लिखा है, आधार के क्षेत्रफलों का अनुपात। आधार हम जानते हैं बेलन का जो आधार होता है वो वृत्त होता है। क्या होता है, बेलन का आधार वृत्त होता है। तो हमें ये पहले वाला वृत्त, पहला वाला बेलन, उसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये होगा इसके आधार का, इसके आधार का होगा ये होगा इसके आधार। इनका अनुपात निकालना, वो क्या होगा वो निकालना है। तो देखिएगा हमें जो दिया था वो लिखते हैं। हमें दिया था आयतन बराबर है, तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन, कौन से वाले, पहले वाले, बराबर दूसरे बेलन का आयतन। हमें आयतन बराबर दिया दोनों बेलनों के। हमने माना है आयतन हम जानते थे पाई r स्क्वायर h होता है, त्रिज्या r है छोटा और छोटी h ऊंचाई है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो पाई r, बड़ा वाला r मान रहे हैं हम, पाई r स्क्वायर है। ये हमने सूत्र पढ़ रखा था, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। छोटे वाले बेलन के लिए त्रिज्या r मानी है और ऊंचाई छोटा h मानी है। यहाँ बड़े वाले के लिए हमने त्रिज्या बड़ा r मानी है और h ऊंचाई बड़ा h मानी है। अब देखिएगा हमें निकालना था इनके आधार के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है।
तो पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर ये निकालना था, इसको बटे में ले आए हमने पक्षांतर से। बड़ा एच यही है, छोटा एच बटे में चला जाएगा। बड़े एच का मान हमें अनुपात में दे रखा था, बड़े एच का मान हमें 2x मान सकते हैं कि हमें ऊंचाइयों का अनुपात दिया था, एच अनुपात एच लिखेंगे हम, तो 1:2 था। हम कहेंगे कि जो छोटा एच है वो 1x के बराबर है और बड़ा एच है वो 2x के बराबर है। तो हम यहाँ पर 2x बटे 1x लिखेंगे, x कट जाएगा, 2/1 होगा, इसको 2:1 कहेंगे, तो ये बी वाला आंसर सही होगा। इस टाइप से निकालते हैं। हमें कक्षा 9वीं से मालूम था बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता, हमें बेलन का आयतन बराबर दिए थे, बराबर लेने पर हमने आधार के जो क्षेत्रफल थे उनके अनुपात देखे, वो हमें 2:1 मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कंपनी ने 1996 में 17,175 गाड़ियाँ बनाई। कितनी बनाई? 17,175 गाड़ियाँ बनाई। एक रिपोर्ट के लिए इस संख्या को करीबी सैकड़े में बदलना है। करीबी सैकड़े में कैसे बदलेंगे? सैकड़ा के स्थान ये होता है, देखिएगा प्लीज़ सब यहाँ देखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा जो होता है। तो हम जानते हैं यहाँ पर दहाई के स्थान पर 5 हो या 5 से बड़ी हो तो एक संख्या अपन क्या करते हैं, एक इधर ले लेते हैं। कहाँ ले लेते हैं? इधर ले लेते हैं। यहाँ चलते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ लेंगे हम तो ये 8 हो जाएगा, इधर इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो निकटतम सैकड़ा जो होगा हमारा 17,200 होगा। क्या कर रहा है देखो ध्यान से, ये निकटतम, ये सैकड़ा वाला स्थान है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि निकटतम सैकड़ा क्या होगा। तो हम जानते हैं निकटतम जब करेंगे हम तो ये 5 का हम 0 बनाएंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8 का 0 बनाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएंगे, तो ये दोनों 0 बन जाएंगे। इस टाइप से हम कहते हैं 17,200 इसका निकटतम सैकड़ा होगा, सी वाला उत्तर होगा। इसका कोई हल नहीं होता, अपने को निकालना पड़ता। कैसे निकाला हमने? हम जानते थे कि यहाँ पर जो संख्या है यदि 5 होती या 5 से बड़ी होती तो यहाँ से 1 लेके यहाँ जोड़ देते और यहाँ 0 बना के लिख देते निकटतम बनाने के लिए। क्लियर? मैं निकटतम यहीं से बना के ले गया, इस यहाँ मैं 0 बनाऊंगा तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब यहाँ जब 0 बनाऊंगा तो यहाँ 2 हो जाएंगे, ये दोनों 0, तो 17,200 निकटतम सैकड़ा होगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, त्रिज्या 16 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर वाली ठोस गोलियां बनाई जाती है, गोलियों की संख्या क्या होगी? ये भी हमने पढ़ रखा है 9th में। हम जानते हैं गोलियों की संख्या बराबर ये ठोस गोले का आयतन बटे एक गोली का आयतन। हम जानते थे 9th में पढ़ रखा है, गोले का आयतन 4/3 पाई r3 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 पाई, त्रिज्या हम मान ले रहे हैं बड़ी त्रिज्या तो r3 मान लीजिए। यहाँ पर भी 4/3 पाई, छोटी त्रिज्या r, छोटे गोली की r मान ली, छोटा r मान लिया हमने। 4/3 ये काटेंगे, एक बार कट जाएगा, ये पाई एकम कट जाएगा। और r का मान हमें बड़ा r का मान दिया था 16 में, तो यहाँ लिखेंगे 16 × 16 3 बार, और छोटे वाले r का मान दिया था हमें कितना 4, तो 4 × 4 3 बार लिखेंगे। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, काटेंगे 4 चौको 16 चौको 64। इस टाइप से इसका उत्तर 64 गोलियाँ होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, एक समीकरण दे रखा था, हमें x का मान बताना था। क्या समीकरण दे रखा था? 3x - 7, ये बिंदी वाला भाग है, बटे वाला भाग लगा सकते हैं हम इसमें, बटे 2x बराबर 2/1, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। क्या किया मैंने? ये भाग लगाना, भाग का मतलब होता है ये भी निशान लगा सकते हैं। पूरे के बटे में 2x, ये 2 था, 2/1 भी लिख सकते हैं। अगले पद में हम फिर एक गुणा करेंगे, 2 का इससे करेंगे, 2 दूनी 4x बराबर 1 का इससे करेंगे, 1 3 3x और 1 7 7। अगले पद में 4x ऋण 3x बराबर ऋण 7, पक्षांतर करके इधर लाया तो ऋण का बन गया, इसको घटाएंगे तो x बराबर ऋण 7, तो इसका उत्तर ऋण 7 होगा। उत्तर याद नहीं होते, हमें ऐसे निकालने पड़ते तब उत्तर पहुंच पाते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, इस समीकरण का हल क्या होगा? इसको हम सूत्र विधि से हल कर सकते हैं, गुणनखंड से भी कर सकते हैं। x के मान निकालने हैं हमें, तो हम गुणनखंड से करके दिखा रहे हैं आपको। देखिएगा, x की घात 2 धन 7x धन 12 बराबर 0 मैंने बता रखा था। सबसे पहले x की घात 2 को गुणांक लिखते रफ में हम, और लास्ट वाला विदाउट x वाली संख्या लिखते हैं। फिर गुणनखंड निकालते कर निकल सकते हैं, निकलते हैं 12 के
कैसे निकलना है 12 के, देखें हमने 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, तो 1 × 2 × 2 × 3 इस टाइप से आया। इन गुणनखंडों के माध्यम से इसका गुणांक लाते हैं। ऐसा गुणांक 7 है हमारा, ये 2 दूनी 4 हुआ और 4 धन 3 बराबर 7 होता है। सारे गुणनखंडों का यूज होना चाहिए, सारे गुणनखंडों का यूज भी हो गया है। अब क्या लगाना है x, तो 4x धन 3x बराबर 7x। अगले पद में यहाँ लिखेंगे s की घात 2 धन 4x धन 3x धन 12। फिर हम जोड़े बनाते थे, s की घात 2 धन 4x एक जोड़ा बन जाएगा और यहाँ पर 3x धन 12 दूसरा जोड़ा बन जाएगा। यहाँ से x का मान लेंगे तो x धन 4 बचेगा, यहाँ से 3 का मान लेंगे हम तो ये भी x धन 4 बचेगा। x धन 4 को फिर का मान लेंगे हम तो यहाँ x बचेगा, इसके आगे धन 3 बचेगा। हमें मालूम था कि 2 संख्याओं गुणा शून्य के बराबर है, तो उनमें से एक संख्या अवश्य शून्य के बराबर होगी। इस तथ्य का यूज करेंगे हम, तो x धन 4 बराबर 0 या x धन 3 बराबर 0। x बराबर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 4 आएगा, यहाँ x बराबर ऋण 3 होगा। ऋण 4 ऋण 3 यानी ये वाला सी वाला आंसर होगा। आगे पीछे हो सकता है, ये सी वाला आंसर होगा। उत्तर याद नहीं होते हैं, अपने को निकालने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन करने की विधि यही रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुज के 3 कोणों के माप इनमें से कौन से हो सकते हैं। हमें 4 दिए हैं, इनमें से कौन से हो सकते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोण 180 अंश होता है। जिस उत्तर को जोड़ने पर, जिनमें से 4 में से जोड़ कर देखो 180 जिसमें आ जाएगा वो उसका उत्तर होगा। अब देखो जोड़ते हैं 30 30 60 30 90, ये नहीं हो सकता। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। ये तो तीनों जोड़ने पर 90 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसको जोड़ते हैं तो 120 और 90 210 तो यही होगा। हम जानते हैं ये तो 180 ज़्यादा हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसको आगे चलते हैं, 9 9 180 और 20 200 होगा, 200 हो ही नहीं सकता। तो इसको जोड़ेंगे 120 150 180 ये हो सकता है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, इसलिए आंसर कौन सा होगा हमारा, डी वाला होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। नरेन के बटुए में 1800 रुपये थे। ठीक है, समझ में आ रही बात। उसमें से उसने x रुपये घड़ी पर खर्च कर दिए, है ना। उसके बटुए में कितने रुपए थे, 1800। 1800 रुपये तो टोटल उसके पास थे। अब उसने 100 रुपये घड़ी पर खर्च कर दिए, मतलब x को 1800 में से घटाएंगे। खर्च कर दिए मतलब उसने कम कर दिए, ऋण लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऋण। फिर वो कह रहे हैं कि 200 रुपये में खाना खा लिया, तो 200 और देगा, उसको कम करेगा। 200 में उसने खाना खा लिया। आ रही बात समझ में आपको। नरेन के बटुओं में 1800 रुपये थे, 100 रुपये की घड़ी खरीद ली और 200 रुपये का खाना खा लिया। तो ये 100 और 200 घटेंगे दोनों। तो अब 1800 में से 200 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 1600 बचेंगे। 1600 ऋण x, तो इसका उत्तर 1600 ऋण x होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो आप। एक सिनेमा हॉल में 30 पंक्तियां हैं, 30 कतारें हैं, हर एक पंक्ति में 40 सीटें हैं। सिनेमा हॉल में कुल मिलाकर लगभग सीटें थी, यह पता लगाने के लिए इसमें से कौन सी बात करेंगे हम। 30 में 40 गुणा करेंगे भाई, 30 पंक्ति और एक पंक्ति में 40 सीटें हैं। तो हम कहेंगे कौन सा अनुसरण करेंगे, ये वाला। 30 × 40 बराबर 120। उन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमें सीटों की संख्या मिल जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन था हमारा, देखिएगा। एक गुलदस्ते में चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है। सही है। चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है। अगर आर गुलाब को दर्शा रहा है, आर किसको दर्शा रहा है, गुलाब को। एल चंपा के फूलों की संख्या को दर्शाता है, तो इनमें से कौन सी बात सही होगी, इनमें से कौन सी बात सही होगी। अब देखना, जगह की हम बात करते हैं, यहाँ कर ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं जो गुलाब है ना, गुलाब के फूलों को उन्होंने क्या माना है, गुलाब के फूलों को उन्होंने आर माना है। और चंपा के फूलों को क्या माना उन्होंने, चंपा के फूलों को माना उन्होंने एल, ऐसा माना है। अब वो कह रहे हैं कि एक गुलदस्ते में चंपा के मुकाबले, चंपा के मुकाबले, चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या, गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुनी है। गुलाब के फूलों की संख्या
गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुनी है। L बराबर 6R होगा। कहाँ है L बराबर 6R, जे वाला। क्लियर। आगे इनमें से कौन सा व्यंजक पूरी तरह x ऋण y से विभाजित होगा, देखते हैं। ये इसमें तो x ऋण y का भाग नहीं जा रहा क्योंकि सूत्र नहीं लग रहा। ये गुणनखंड इसके नहीं निकल रहे हैं, इसके भी नहीं निकल रहा है गुणनखंड, इसके निकलते दिख रहे हैं। कैसे निकालेंगे जरा आप देखोगे। C वाले के x की घात 2 ऋण x y ऋण x धन y था, जोड़े बनाएंगे हम। x की घात 2 ऋण x y, यहाँ ऋण का मान लेंगे तो ये भी x ऋण y, क्योंकि हमने ऋण का मान लिया, धन का ऋण बन जाएगा। यहाँ से x का मान लेंगे तो x ऋण y बचेगा, और यहाँ से 1 का मान लेंगे तो x ऋण y। कुछ का मान नहीं तो 1 आता है। x ऋण y को एक बार लिखेंगे और x ऋण 1 को एक बार लिखेंगे। हमने देखा x ऋण y x ऋण 1 इसके हम कहते हैं गुणनखंड आ रहे हैं तीसरी वाले के, और किससे x ऋण y से भाग देना है। ये विभाजित हो रहा है, तो कौन सा वाला व्यंजक विभाजित हो रहा है, ये C वाला हो रहा है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 था, एक पशु आश्रय घर जो गौशाला होती है उसकी बात हो रही है, ने 6.15 लाख रुपए में एक वैन खरीदी। आश्रय घर पहले ही 1,50,000 रुपये का भुगतान कर चुका था। अब वो और कितना अधिक भुगतान करना बचा है, तो क्या करेंगे हम। जो 6,15,000 जो थे ना, वो जो टोटल वैन की कीमत थी उसमें से हम 1,50,000 घटा देंगे। सही है। तो हल लिखेंगे हम। घटाने पर जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। $6.15 लाख को हम 6,15,000 लिख पाएंगे। इसमें से हम क्या घटाएंगे, 1,50,000। 0,005 यहाँ पर 11 में से 5 गए 6, और यहाँ 5 में से 1 गए 4, तो 4.65 लाख रुपए जे वाला इसका आंसर होगा। 4.65 लाख रुपए डी वाला उत्तर होगा इसका। घटा दिया हमने 6,15,000 में से 1,50,000 घटा दिया, तो 0,005 11 में से 5 गए 6, यहाँ 1 ले लिया था 5 में से 1 गए 4, तो ये 4,65,000 4.65 लाख रुपए कहेंगे हम। क्लियर। अगला देखेंगे आप, 6 गुणित 807 गुणित 10 की घात 10 प्राप्त करने के लिए 6.807 गुणित 10 की घात 6 में किस संख्या से गुणा करें। ये लाना, ये देखिएगा आधार तो समान दिए हैं, ये यहाँ पर ये संख्या बाजू वाली समान है, हमें यहाँ पर 10 घात लाना है। 10 की घात 6 दी है, 10 की घात 4 कम पड़ रही ना, 10 की घात 4 मतलब हम कहेंगे 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 कितनी बार, 4 बार, तो एक बार 1 2 3 4 तो लगा देंगे, तो हमें 10,000 का गुणा, डी वाला उत्तर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन था हमारा PQR में, देखिए PQR दिया था, PQR दिया था, इसमें ये इसके समानांतर है। बताना है ये क्वेश्चन वाला ये कौन सा QST कौन सी, ये क्या होगा, इसको x मान ले रही है, क्या होगा ये ज्ञात करना था। तो देखिएगा ये रेखा और ये रेखा रेल की पट्टी के समान है, और ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो जे वाला कोण और जे वाले कोण संगत कोण होंगे, इसलिए बराबर होंगे। मान लीजिए बाय है हमारा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कोण बाय बराबर 70 अंश हो जाएगा। क्यों, जे और जे संगत कोण, ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर, ऐसा पढ़ा रखा था हमने, ये जब बाय है तो डेफिनेटली ये 70 के बराबर होगा। अब देखिएगा त्रिभुज कौन से वाले में, इसमें देख लो आप QST में, त्रिभुज QST में हम जानते हैं बाय x धन बाय धन 50 बराबर 180। त्रिभुज के 3 अंतर कोण हुआ x, y और 50। x ज्ञात करना, y का मान हमें 70 दिया था,
50 बराबर 180, जोड़ेंगे x धन 120 बराबर 180, घटाएंगे हम पक्षांतर के माध्यम x बराबर 180 ऋण 120, घटाएंगे तो हमें 60 मिलेगा। इसका उत्तर बी वाला सही होगा। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 था, एक बेलन के आधार का व्यास दिया था 14 सेंटीमीटर। बेलन इस टाइप से होता है, उसके आधार का व्यास दिया था, ये व्यास दिया था हमें 14 सेंटीमीटर। 2r बराबर 14, r बराबर 14/2 है ना, 7 हो जाएगा। इसके बाद ऊंचाई, ये लंबाई दी थी हमें 10 सेंटीमीटर। वो कह रहे थे कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, हम जानते थे 2 पाई r सूत्र होता है इसका। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7 था और h का मान 10 था। 7 एकम 7, 7 एकम 7 गुणा करेंगे, बाद दूनी 44 का 10 से करेंगे 440। ये पहला उत्तर होगा। सही है। एक बस में कुल यात्री का 1/3 यात्री खड़े हुए हैं, बाकी 60 यात्री बैठे हुए हैं। कुल यात्री, एक बस में कुल यात्री का 1/3 खड़े हुए, मान लीजिए कुल यात्री x हैं, उसका 1/3 यात्री खड़े हुए हैं। अब देखिएगा, एक बस में कुल यात्री का 1/3 यात्री खड़े हुए हैं, यानी x 1/3 खड़े हुए हैं। जो बच रहे हैं वो कितने हैं, बैठे वाले 60 हैं हमारे। ये कुल थे और ये क्या थे, हमारे खड़े हुए थे। कुल में से खड़े हुए घटाएंगे तो बैठे वाले बचेंगे। प्रत्येक पद में 3 गुणा करेंगे, यहाँ 3x होगा, ऋण x यहाँ गुणा करेंगे 60 × 3 हो जाएगा। घटाएंगे तो 2x बराबर 60 × 3, 2 एकम 2, 2 3 6, 299, ये 3 3 का 90, 3 3 का 9, 3 3 3 3 का 9, ये 90 आ जाता है। तो 90 कुल यात्री होंगे। आगे देखेंगे आप, नीचे दिए गए पैटर्न को देखें। अगर पैटर्न को आगे बढ़ाया जाए तो आकृति 4, आकृति 5 के बिंदुओं की संख्या में कितना अंतर होगा। तो देख रहे हैं हम, यहाँ पर 1 के बाद 5 बिंदु आ रहे हैं, यानी कि 4 की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर 10 की हो रही है। डेफिनेटली वहाँ पर 13 की बढ़ोतरी होगी, तो ये 13 होगा इसका आंसर। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। अतुल, जान, बिन्नी और अलेक्जेंडर के पास समान लंबाई की रस्सियां हैं। 4 लोग हैं, उनके पास समान लंबाई की रस्सियां हैं। सवाल कहता है, अतुल ने 6 समान टुकड़ों, जो रस्सी थी ना, वो अतुल ने 6 भाग किए उसके, जान ने 3 भाग किए, बिन्नी ने 5 भाग किए उसके रस्सी के, और अलेक्जेंडर ने 4 समान टुकड़ों में रस्सी को बांटा। भाई चारों के पास समान लंबाई की 4 रस्सियां हैं। हम देख रहे हैं कि अतुल 6 टुकड़े कर रहा है एक रस्सी के, जान 3 टुकड़े कर रहा है उसी रस्सी के, बिन्नी 5 कर रहा है, और हम कहते हैं अलेक्जेंडर 4 कर रहा है। सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसके पास है? तो जान के पास होगा, क्योंकि जान सबसे कम भाग कर रहा है 3, बाकी सब तो 4 5 6 कर रहे हैं। तो हम कहेंगे जान के पास जो एक रस्सी थी उसके 3 टुकड़े कर रहा, तो सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा उसके पास ही कहलाएगा। क्लियर ना। आगे, वृत्त की परिधि 9 पाई सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या होगा? हम जानते हैं वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि हमें दी थी 9 पाई, और परिधि जानते हैं 2 पाई r होती है, हम पढ़ते आए हैं 2 पाई r बराबर पाई। अब पाई से पाई कट गया, पाई एकम पाई, पाई एकम पाई हुआ। वो कह रहा है व्यास हो, हम जानते हैं 2r त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, ये व्यास ही बचा यहाँ। क्या बचा? व्यास। व्यास बराबर 1, तो 1 कहीं इसमें कहीं है क्या? 1 नहीं दिख रहा कहीं। हाँ सॉरी, ये 9 लिखना भूल गया था मैं, ये 9 था अपना, 9 को अपन 9 है अपना ये, तो ये 9 आएगा। कौन सा होगा? 9 होगा। बाई मिस्टेक में ये 9 लिखना यहाँ बीच नीचे छूट गया था मुझसे। पाई से पाई कैंसिल होगा, ये 2r बचा। 2r को व्यास कहते, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, ये पूरा व्यास बन जाएगा। व्यास बराबर 9, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? 9। क्लियर। आगे देखेंगे,
नीचे दी गई रेलवे ट्रैक की व्यवस्था को डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। इसमें कौन सा ट्रैक एक के लंबवत है? ट्रैक ए कौन सा वाला है? जे ट्रैक ए है चित्र में। इसके लंबवत कौन कौन से दिख रहा है? लंबवत वाला 90 के एंगल बनाते हुए 2 दिख रहा है और 4 दिख रहा है। इस प्रकार की लाइन ये लंबवत लाइन कहलाती है। तो आप देख रहे हैं इधर पर ये जो थी ना ट्रैक एक था जी, ये ट्रैक एक, इसके लंबवत कौन सा वाला है? ये T4 भी है और ये भी लंबवत है T2 भी है। तो T2 और T4 T1 के लंबवत होंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 था, नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल निकालना है। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई होता है। आधार गुणित ऊंचाई होता है। आधार क्या है हमारे पास? ये है पूरा आधार। मान लो ये T, S से T तक का आधार कहलाएगा। और ऊंचाई क्या है हमारी? ये ऊंचाई है 4। ऊंचाई तो 4 रख देंगे, लेकिन हमें जे नहीं मालूम अभी ST। हमें मालूम है समांतर चतुर्भुज है तो इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। ये भुजाएं अपनी बराबर लंबाई की, ये 7 तो ये भी 7 होगी, ये 5 तो ये भी 5 होगी। ये दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की, ये 7 है, लेकिन ये नहीं मालूम। पहले ये ज्ञात करेंगे हम। ये 5 है, ये 4 है, इसको x मान ले रहा है। आप देखिएगा त्रिभुज जो QRT है वह है समकोण त्रिभुज है, उसमें कर्ण का वर्ग, ये जानते हैं 90 के सामने का ये कर्ण होता है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ये नीचे वाला आधार होता है और ये लंब होता है। तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग, आधार यानी x का वर्ग, धन लंब का वर्ग यानी 4 का वर्ग। इस सूत्र को लगाएंगे हम। 25 बराबर s की घात 2, दार्ढ्य को 16 हो जाएगा। 25 ऋण 16 बराबर s की घात 2, तो 9 बराबर s की घात 2, तो यहाँ x बराबर 3 आ जाएगा। तो हम आधार क्या कहेंगे? आधार हमारा 7 धन 3 हो जाएगा। ये नीचे वाला आधार कहलाता है, वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आधार हमारा। तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। और ये 10 चौको हमारा 40 सेंटीमीटर होगा। जो उत्तर छपे उनमें से हम 40 वाले पर निशान लगाएंगे। ठीक है, वो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव नहीं लिख पाए थे, उनमें से जो भी होगा 40 वाला आंसर होगा हमारा। तो हम इसको देख रहे थे, तो 40 वाले आंसर के लिए कौन कौन से छपे हुए थे हमारे? क्वेश्चन हमारा 22 था और 22वें क्वेश्चन में 20 दे रखा था, हमें 24 दे रखा था, 28 दे रखा था, 35 दे रखा था। तो सारे आंसर हमारे गलत हैं। 40 सेंटीमीटर हमारा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। नीचे 3 असमान वृत्त दिखाए गए हैं। चित्र नहीं बना है, चित्र नहीं बना, चित्र बनाएंगे फिर हम करेंगे। चित्र नहीं बना। नीचे 3 असमान वृत्त दिखाए गए हैं। ये असमान वृत्त हैं जो एक दूसरे को छू रहे हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं। सही है। इन वृत्तों का केंद्र है PQRS है, PQR है। इन केंद्रों को जोड़कर एक त्रिकोण बनाया गया है। त्रिकोण बनाया गया। त्रिकोण PQR का सही नाम क्या होगा? विषमबाहु होगा, विषमभुज त्रिकोण होगा कि समद्विबाहु होगा कि समभुज होगा कि माप नहीं सकते बिना कुछ नहीं कह सकते। त्रिकोण की भुजाओं को माप जाने बिना कुछ नहीं कह सकते। तो हम कहते हैं, दिख रहा है ये अलग भुजा है, इसकी माप, इसकी अलग नाप है, इसकी अलग नाप है। तो ये विषमबाहु त्रिभुज होगा, विषमभुज त्रिकोण होगा। क्या होगा? विषमभुज त्रिकोण होगा। क्वेश्चन नंबर 24 था, लूसी के पास 50 बिस्किट है। उसने 15 सरिता को दे दिए और 10 सलीम को दे दिए। लूसी के पास पहले के बिस्किट का कुल कितना प्रतिशत भाग बचा? देखना, 50 तो बिस्किट थे, 50 में से 15 दे दिए उसने सरिता को, 10 सलीम को, तो 25 दे दिए। 50 में से 25 दे दिए तो आधे दे दिए ना, आधे है ना 50%। कैसे निकालेंगे? 50%। अनुमान से भी हम कर सकते हैं इसको। 50 बिस्किट है और 15 और 10 25 उसने बांट दिए ना, आधे बांट दिए, आधे है ना 50%। अब वो कह रहे हैं कि कितना बचा? 50 बचेगा ना, आधा बचेगा। तो अपन लिखेंगे 50% बचेगा। अनुमान से भी कर सकते, समझ में आ रही होगी सीधी बात है। इसको देखिएगा, परिमाप निकालिए। हमें मालूम था
आयत का जो परिमाप होता है वो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो 2 लंबाई का मान हमारे पास 12 है और चौड़ाई का मान 6 है। 2 12 और 6 18, 18 दूनी 36, 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ये हाथ के परिमाप के सूत्र से हमने निकाल लिया, छोटी कक्षाओं से हम जानते हैं। अगला था कि संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर 136 मिलता है। माना वह संख्या x है, उसका आधा, उसके आधा है ना 1/2, x/2 कर देंगे। किससे गुणा करें? 16 से गुणा करें तो क्या मिलता है? 136 मिलता है। काटेंगे 2 1 2, 2 8 16, इसको काट देंगे, इसको और इसको आपस में काट देंगे हम। वह संख्या इनमें से कौन सी होगी? हम काटेंगे तो देखिएगा आप, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 से 56 17 होगी। क्या होगी? संख्या क्या होगी अपनी? 17 होगी। ठीक है।